हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं राहुल कुमार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 16 फरवरी 2025 को जो शिफ्ट वन में एग्ज़ाम हुआ है, रेलवे एएलपी परीक्षा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यानी कि जब जैसे कि करंट अफेयर्स के सवाल कौन से थे वो जो, और फिर पॉलिटी से सवाल देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है फिजिक्स से, फिर केमिस्ट्री से, और उसके बाद जो है विज्ञान से देखेंगे। ठीक है, और ये सारे जो है आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद हम लोग जो वीडियो देखेंगे 16 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट के सवाल भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होगा तो आप 1.5 के स्पीड से भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए सवाल क्या था करंट अफेयर से वो देख लेते हैं। सवाल था कि जो अभी यानी कि भारत और मिस्र के बीच में जो संयुक्त अभ्यास हुआ था, ठीक है, वो जो है साइक्लोन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, यानी कि साइक्लोन के नाम से जो हुआ था। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहाँ हुआ था। ठीक है भाई, तो चलिए अब इसके अगला जो है सवाल पूछा गया था। अब इसको पहले थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं कि ये जो अभ्यास किया गया था ये कैमा संस्करण था। तो ये तीसरा संस्करण था जो कि 10 से 23 फरवरी के बीच में चला था। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि रेगिस्तानी इलाकों में, जैसे कि राजस्थान में ज़्यादा इलाका यानी कि जो है रेगिस्तान था। ठीक है, राजस्थान में वहाँ पे जो आतंकवादी आते हैं, ठीक है, आतंकवादी विरोधी अभियान के लिए जो है तालमेल बढ़ाना था, उसको जो है रोकना था। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच हुआ था, तो भारत और मिस्र के बीच में हुआ था। समझ में आ गया। अगले यानी कि पॉलिटी से क्या क्या सवाल था वो देख लेते हैं। एक सवाल था कि लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, ये भी सवाल था। ठीक है, यानी कि राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा के लिए एज कितना है, लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के लिए 30 हो जाएगा, राज्यसभा के लिए 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सदस्य जो था 7 सदस्य था। अब यहाँ पे लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। अब पीएसी में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 जो होते हैं लोकसभा के होते हैं और राज्यसभा के 7 होते हैं। तो अगला जो है सवाल बन सकता है कि लोकसभा से, ठीक है, आपको पूछ सकता है कि लोकसभा से कितनी सीट जो है पीएसी में होता है, तो इस बार हो जाएगा 15। ठीक है, अब एक देख लेते हैं प्राकलन समिति, यानी कि जिसे इंग्लिश में एस्टिमेट कमेटी कहते हैं। इसमें जो टोटल सदस्यों की संख्या होती है वो 30 होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है यानी कि सदस्य जो होते हैं प्राकलन समिति में ही होते हैं, और सभी लोकसभा से ही होते हैं। ये भी सवाल बन सकता है कि प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं या फिर राज्यसभा से होते हैं या फिर दोनों से होते हैं। तो आप वहाँ पे क्या बनाओगे, यानी कि सिर्फ लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से एक भी नहीं होता है, ये भी ध्यान देखना। और अभी हमने बताया कि ये संसद की सबसे बड़ी समिति होती है, तो आपसे सवाल ये भी पूछा जाएगा कि संसद की सबसे बड़ी समिति क्या कहलाती है, तो आप लगाओगे क्या, एस्टीमेट कमेटी यानी कि प्राक्कलन समिति। अगले टॉपिक के सवाल देखते हैं कि भौतिक से क्या सवाल थे। ठीक है, यानी कि फिजिक्स से जो सवाल था कि अवतल दर्पण वाले सभी को पता होना चाहिए, जैसे कि ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अब ये कॉनकेव मिरर है। अब जो इमेज बनता है यानी कि 5 टाइप, ठीक है, अब वो जो होता है रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अब ये छठा जो टाइप बनता है, छठा, ये यानी कि रियल एंड वर्चुअल बनता है और मिरर के पीछे बनता है। तो ये जब कहाँ बनता है, कब, मतलब कहाँ रखते हो, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, पी और एफ के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये जो है यानी कि कनकेव, यानी कि जो आपके कनकेव मिरर है उसके पीछे बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, रियल एंड वर्चुअल बनेगा। तो ये मेन जो है इसको याद रखना, बाकी जो है 5 आप लोग याद रखिएगा। हाँ, एक और भी पूछता है कि आकार में समान लेकिन उल्टा कब बनेगा, तो आप अब ऑब्जेक्ट को सी पर रखोगे तब बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे दिया है कि वास्तविक और उल्टा वस्तु से बड़ा कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे दिया गया वक्रता केंद्र सी पर, यानी कि अनंत और सी के बीच में बनता है। ये क्या बनता है, जैसे कि अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में यहाँ पे बनेगा मैग्नीट्यूड से बड़ा। अब ये कब बनेगा, जब आप वस्तु को सी के आगे रखोगे। ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी से
यानी कि सी से पहले, ठीक है, यानी कि यही सवाल था। तो आप जो है देख लेना एक बार से, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर दोनों देख लेना। अब विज्ञान से देख लेते हैं कि जो केमिस्ट्री से था, ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री लिखना चाहिए, बायोलॉजी केमिस्ट्री, अच्छा केमिस्ट्री बायोलॉजी का इंग्लिश कर दिया। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पेट की अम्लीयता जो है एंटा एसिड से किया जाता है, ठीक है भाई। जैसे कि MgOH के सफिक्स 2 होगा, ठीक है, ये सब मिटा दो। और इसे यानी कि क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड। अब देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड को, क्योंकि जो है ये एक मृत्यु क्षारक है, मृत्यु क्षारक है, जो पेट के मतलब जो आपकी अम्लीयता एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज कौन कर देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगला टॉपिक था बायोलॉजी से था, ठीक है। अब टिश्यू इसमें आपने क्लास 9 में पढ़ रखे होंगे, तो थोड़ा सा एक बार रिवीजन करके जाना, इससे सवाल बन रहे हैं, ठीक है। क्लास 9 और क्लास 10th के साइंस आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया हो तो वहाँ पे आपको सवाल जो है अच्छे से ठीक है बन जाएंगे। ब्रिक नालिका यानी कि किडनी जो है किस प्रकार का जो उपकला ऊतक में पाया जाता है, वो किस प्रकार से होता है? तो देखो किडनी एक घनाकार उपकला यानी कि क्वाइडल एपिथेलियम होता है और ये एपिथेलियम टिश्यू का पार्ट है, ठीक है। अब ये जो है यानी कि क्लुमिनार ये जो होता है, यानी कि अगले शिफ्ट में पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो कि स्तंभ आकार की ये जो छोटी आंत में जो होता है, छोटी आंत के लिए होता है, ठीक है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन अवशोषण के लिए काम करता है। सल्की यानी कि स्क्वमस यानी कि त्वचा और फेफड़ों की कुपिका में होता है, सल्की यानी कि स्क्वमस। अब आगे भी पूछ सकता है, यहाँ पे ये जो फिगर दिया गया है, ठीक है, इप्थीलियल, सिंपल, स्केमस, क्लुमिनार, ठीक है, तो ये सब किस प्रकार से होता है वहाँ पे पूछा जाता है, तो एक बार ये फिगर भी देख लेना। अब केमिस्ट्री से था, ठीक है, केमिस्ट्री से था मैटर से, यानी कि पानी में चीनी घोलने पर जल का स्तर नहीं बढ़ता है, यह पदार्थ के किस गुण को दर्शाता है? तो देखो पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, ठीक है, वो जो है जो खाली जगह होता है उसे इंटरमोलिकुलर स्पेस कहा जाता है, वो उसमें समा जाता है चीनी घुल के, इसलिए जो है उसको आयतन में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हेल्थ एंड डिजीज से सवाल था कि धूम्रपान श्वसन तंत्र के किस हिस्से को मुख्य रूप से नष्ट करता है? तो जब आप स्मोकिंग करते हो तो ये सबसे ज़्यादा किसको जो है नष्ट करता है, तो सीलिया हो जाएगा। अब सीलिया जो है ये श्वसन मार्ग में बालों जैसी जो संरचनाएं होती है आपकी नाक में, जो धूल और कीटाणुओं को बाहर ही धकेल देती है। सिगरेट का धुआं इन्हें पंगु बना देता है, यानी कि जहाँ आप सिगरेट नहीं पी रहे हो, आप सिर्फ वहाँ पे जहाँ जो पी रहा है आप वहाँ पे सिर्फ खड़े हो, तो सोचो आपके नाक जो वाल वो धूल और कीटाणुओं को रोकता है, वही आपका जो है उसको क्या करता है, धुआं पंगु बना देता है, यानी कि खत्म करने लगता है, धीरे धीरे उसको मारने लगता है। इस जिससे होता है कि संक्रमण का खतरा और क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि पीने से ज़्यादा जो वहाँ पे बैठा हुआ है उसको ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। अब देखो भौतिकी से और भी था, न्यूमेरिकल जैसे सवाल थे कि यदि एक वस्तु को मुक्त रूप से 2 सेकेंड तक गिरती है, यानी कि 2 सेकेंड तक गिर रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से लग रहा है, तो उसकी औसत वेग क्या होगा? तो देखो औसत वेग यानी कि उसे अंतिम वेग मान लेंगे, तो v बराबर u प्लस जी टी, ये सवाल होता है। अब यहाँ पे g जो है 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस ग्रेविटेशनल 10, टाइम कितना लग रहा है 2, यानी कि 2 दूना 20, आंसर कितना हो जाएगा? अब कराए उसकी औसत, यानी कि 2 से भागा दे देंगे, औसत एवरेज औसत कैसे निकालते हो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटा 2, तो 0 प्लस 20 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आ रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी से भी सवाल था कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा यानी कि किन कारकों पर निर्भर करता है? तो आपको बताना है कि द्रव्यमान m और गुरुत्वीयकरण g और ऊंचाई h, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh होता है,
यदि ऊंचाई को आप दुगना कर देते हो तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, दुगना। अब यहाँ पे मास को दुगना करे हुए तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे यानी कि जो फॉर्मूला दिया गया है वो डिपेंड करता है, यानी कि आपको याद है तो वहाँ पे आप आसानी से ये जो है डील कर सकते थे सवाल। फिर सवाल था मिक्सचर एंड सॉल्यूशन से, कहा था सवाल कि इनमें से कौन सा एक ट्रू सॉल्यूशन का उदाहरण है। अब ट्रू सॉल्यूशन कौन सा होता है, जैसे कि दोनों मिल गया तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कम यानी कि ज़्यादा था, ठीक है। पानी में तो चीनी मिलाए तो उसमें घुल गया तो आयतन भी नहीं बढ़ा, तो ये जो है ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। और ये होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है, जैसे कि कोई कण, मतलब जिसके कण जो होते हैं 1 nm से भी कम होते हैं। और ठीक इसके विपरीत रेत और पानी का जो है उसे क्या कहते हैं, जैसे कि पानी में रेत मिला दोगे, नमक मिला दोगे, नमक घुल जा सकता है, लेकिन रेत मिलाओगे, ठीक है, मिट्टी मिलाओगे तो ये सस्पेंशन होता है, क्या कहलाता है, सस्पेंशन, ठीक है, निलंबन जिसे कहते हैं। अब सेकेंड शिफ्ट के सवाल हैं 16 फरवरी के। राज्य व्यवस्था, पहले पॉलिटी वाले सवाल देख लेते हैं। सवाल था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा जो है जबरन लागू नहीं किया जा सकता है। तो डीपीएसपी आर्टिकल पार्ट 4A में कहा गया है। अब ये डीपीएसपी लाया मतलब कौन सा देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला सवाल था कि अनुच्छेद 37 के अनुसार डीपीएसपी कानूनी रूप से बाध्यकार नहीं है, लेकिन जो है शासन के लिए क्या है, एक मूलभूत है। यानी कि आर्टिकल 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी जो है कानूनी रूप से तय नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मानना है, आपके ये जो है मूलभूत अधिकार है। इन्हें आयरलैंड से लिया गया है, अभी हमने बताया। यह संविधान के भाग 4A में है, ठीक है। 36 से 51 में वर्णित है, यहाँ पे 4A लिखना चाहिए था, ठीक है। मौलिक अधिकार 4 में है। प्रिंसिपल ड्यूटी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है 3 है। कोशिका विभाजन, बायोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर से सवाल थे, देख लो कि किस कोशिका में यानी कि रसधानी यानी कि जिसे इंग्लिश में वैकुलस का आकार छोटा या अनुपस्थित होता है। तो देखो सवाल, यानी कि जो रसधानी का आकार छोटा और अब्सेंट होता है, किस में होता है, एनिमल सेल में, ठीक है, सेल कोशिका नहीं होता है। अब देखो प्लांट सेल में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो कोशिका के 50 से 90% हिस्सा घेर लेती है। जंतु कोशिका में ये बहुत छोटी और अस्थायी होती है। रसधानी की जो है बाहरी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। अच्छा, ये जो फिजिक्स से सवाल था, वेव्स से सवाल थे, वेव्स वाले सवाल देख लेते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड था, वेवलेंथ था कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ। तो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, ठीक है, एफ इंटू लेमडा। अब ये जो है भी क्या है भाई, गति है। तो गति को क्या किया गया है, वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ा दी जाए, यानी कि फ्रीक्वेंसी एफ को बढ़ा दिया जाए तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, जितना है उसको दुगना हो जाएगा। अगर दुगना करोगे तो दुगना होगा। एक ही माध्यम में स्थिर रहती है, इसलिए आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हो तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर यानी कि भी बटा लेमडा हो जाता है ना। तो लेमडा अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हुआ। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन हुआ, गति किसके हुआ, फोर्स के, सॉरी फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पूछा ही नहीं गया, गति यहाँ पे पूछा गया कि फोर्स यानी कि वेवलेंथ में क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हो तो ये क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगा। समझ में आ गया। अब केमिस्ट्री से सवाल था इथेनॉल से रिलेटेड। इथेनॉल की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, ठीक है। तो सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। इथेनॉल को सोडियम धातु के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे, जैसे कि C2H5OH, ये इथेनॉल हो गया। अब सोडियम के साथ रिएक्शन कराओ और इसको बैलेंस कर दो, बैलेंस करोगे तो C2H5OH। अब इसके साथ Na आ गया, ठीक है। यानी कि ये जो सोडियम एथो ऑक्साइड बना और फिर लास्ट में हीट के रूप में क्या दिया, हाइड्रोजन गैस,
ठीक है। और हाइड्रोजन गैस जो साउंड होता है पॉप साउंड निकलता है, ठीक है। तो ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि वो हाइड्रोजन गैस जो निकलता है वो किस ध्वनि में निकलता है, तो पॉप साउंड में। अच्छा, ये भौतिकी के सवाल थे लेंस से। अब उत्तल लेंस, इसके पहले वाले में कनकेव लेंस पूछा, अब कन्वेक्स लेंस पूछ दिया, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो मुख्य फोकस पर बनता है। देखो प्रतिबिंब का आकार इसमें जो बनेगा बहुत ही छोटा बनेगा और बिंदु के समान बनेगा। देखो वास्तविक और उल्टा नेचर के रहेगा, और इसका जो नेचर रहेगा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, जब आप वस्तु को अनंत पर रखोगे। उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, और अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला जो टॉपिक था सेल से था, यानी कि बायोलॉजी से कोशिका, यानी कि इसके पहले सेल वॉल, अब सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा कथन गलत था, ऐसा करके पूछा था। देखो ये जो है पादप कोशिका के सबसे बाहरी परत होता है, तो ये कथन गलत है। देखो सबसे बाहरी परत नहीं होता है। देखो सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सबसे पहले तो ये पादप कोशिका के बाहरी परत सेल बॉल के बाद होता है, सेल बॉल के बाद, यानी कि बाहरी कोशिका है। सही है। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल बॉल होती है, बाहरी कोशिका सेल बॉल होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आता है, ठीक है, ऐसे होता है। कोशिका झिल्ली, तो इसको बाहरी, सबसे बाहरी परत तो बोल ही नहीं सकते हैं, तो ये गलत था कथन। कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। कोशिका झिल्ली कैसे बना होता है, सेल मेम्ब्रेन, लिपिड और प्रोटीन से, और इसे सिलेक्टिव प्रीमिएबल भी कहते हैं, ठीक है, जो कि सिलेक्टिव चीज़ों को बाहर अंदर, यानी कि अंदर जाने देता है और बाहर आने देता है, ठीक है। अगला सवाल था वेस्ट मैनेजमेंट से, इन्वायरमेंट से, कि जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल पदार्थ किसे कहते हैं। भाई एबायोटिक, अबायोटिक पढ़े हो गए, ये क्लास 6-7 के टॉपिक है। तो वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाए, उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे कि केला के छिलका आप तुरंत सलाद गड़ा के ये हटा सकते हो, यानी कि तुरंत इसको जो है, हाँ ठीक है, यानी कि विघटित हो जाए। और जो ना विघटित हो नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब एबायोटिक, अबायोटिक इसी में देख लियो। चलो प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो आप घर में प्लास्टिक यूज करते हो वो भी। प्रकाश से था सवाल, ऑप्टिकस, इसमें था डिस्पर्सन। डिस्पर्सन के दौरान किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, ये भी सवाल था। तो सबसे कम होता है लाल रंग का। सबसे ज़्यादा किसका होता है बताओ, तो वो जो बैगनी, यानी कि देखो विबग्योर, VIBGYOR, वायलेट, ठीक है। अगला सवाल है विस्तृत विकिरण, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए यह सबसे कम मुड़ता है। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है क्योंकि इसमें तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है, और इसीलिए जब देखना दिवाली पे जो है वायलेट बैगनी कलर के ज़्यादा जो है तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो वो ज़्यादा जो है उसका विचलन अधिक होता है, ठीक है, झिलमिल झिलमिल ज़्यादा करेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फर्श पर स्याही की बूंद फैलना पदार्थ के किस गुण को दर्शाता है, तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि डिफ्यूजन। फर्श पर जो स्याही, जिस देखना कपड़े पे अपना स्याही गिराओ और तुरंत वो फैलने लगता है, ऐसे इस तरह से इस तरह से इस तरह से ठीक है, इस तरह से हो जाता है। वो किसके कारण होता है, डिफ्यूजन के कारण। और कणों की गति जो है कैनेटिक एनर्जी के कारण वे उपलब्ध स्थान में फैल जाता है, किसके कारण, कैनेटिक एनर्जी के कारण। और तापमान बढ़ने पर जो है ये प्रक्रिया और क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा तेज हो जाता है। अच्छा अब ये करेंट अफेयर से देख लेते हैं भाई कि नेशनल एग्रो समिट, ठीक है, नेशनल एग्रो समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया, तो श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री रह चुके हैं भी, अभी भी है। यह सम्मेलन जून 2025 में कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, और इसका उद्देश्य था कि तकनीकों को यानी कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। तो अब लास्ट इसका जो एक्टिव्स यानी कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं भाई लोग, जो भी हैं स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, दोनों शिफ्ट को देखने से पता चलता है कि आप NCERT 9 एंड 10th का जो विज्ञान के टॉपिक्स आपने लेंस, कोशिका, रासायनिक अभिक्रियाओं में, ये सब प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप चाहो तो कल के लिए शिफ्ट के लिए जो है
ये सब जो है तैयार कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सारी जो है वीडियो आपको इसी तरह से मिलेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज करके। और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेना।